अपने आखिरी दौर में अभी आ गया है। तो 4 दिनों से हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। ये बातचीत, ये संवाद दो पहलुओं से संबंधित है। एक, तो समाज को जागरूक करना, एक जागृति से संबंधित है। समाज को जागरूक करना यह आसान काम नहीं है। जागृति ये अपने आप में बहुत ज्यादा क्लिष्ट प्रक्रिया हो गई है। क्योंकि समय में जो परिवर्तन आ रहा है, यह कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया हो गई है। क्योंकि समाज की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। बुद्धा ने जिस ब्राह्मणवादी व्यवस्था का मुकाबला किया, बात को आपको समझना होगा ठीक से। उस समय की ब्राह्मणवादी व्यवस्था वो आज की ब्राह्मणवादी व्यवस्था के समान जटिल नहीं थी। इससे यह मतलब नहीं है कि बुद्धा की महानता कम हो जाती है, लेकिन इस बात को आपको समझना होगा कि बुद्धा के जमाने में जो व्यवस्था थी, ब्राह्मणवादी व्यवस्था, वो 4 वर्णों की व्यवस्था थी। समाज केवल 4 वर्णों में विभाजित था। फुले और अंबेडकर को जिस ब्राह्मणवादी व्यवस्था का मुकाबला करना पड़ा, उस समय समाज हजारों जातियों में विभाजित था। तो जो जागृति है, आज समय कुछ अलग है। समय में बड़ा बदलाव आया है। बदलाव यह है फुले और अंबेडकर का विरोध, ब्राह्मणों ने फुले और अंबेडकर का विरोध किया। विरोध करना आसान काम है, काउंटर करना कठिन काम होता है। आज जो फुले अंबेडकरवादियों को काउंटर किया जा रहा है, वो फुले अंबेडकर का नाम लेकर ही काउंटर किया जा रहा है। फुले अंबेडकर का विरोध करके काउंटर नहीं किया जा रहा है। इसलिए समस्या ज्यादा जटिल हो गई। देखिए, मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं आपको। एक बार अरुण शौरी का एक लेक्चर पुणे में ब्राह्मणों ने ऑर्गेनाइज किया। तो अरुण शौरी ने वहां ब्राह्मणों के एरिया में, ब्राह्मणों के सभागृह में जिस बस्ती में 90% ब्राह्मण रहते, उस बस्ती में जब अरुण शौरी का लेक्चर उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, तो अरुण शौरी सीधा सीधा उसने अंबेडकर के खिलाफ कुछ बातें की। तो वहां के ब्राह्मण, उनके इर्द गिर्द 90% उनकी जाति के लोग रहते हुए भी, और उस सभागृह में 99% ब्राह्मण मौजूद होते हुए भी वहां के ब्राह्मण घबराने लगे। और उन्होंने शौरी से अनुरोध किया कि भाई शौरी जी, ये इस तरीके की बातें यहां मत करो। तो शौरी को कहना पड़ा, अरे आप लोग इतने क्यों घबराते हैं?
हम तो उत्तर भारत में ऐसा ही कहते हैं, आप लोग इधर क्यों घबराते हैं? सिचुएशन अलग अलग है। उत्तर भारत का ब्राह्मण और दक्षिण भारत का ब्राह्मण अलग अलग है। दक्षिण भारत का ब्राह्मण ज्यादा चालाक है, ज्यादा होशियार है। दक्षिण भारत का ब्राह्मण अंबेडकर का सीधा सीधा विरोध नहीं करता, बल्कि वो क्या कहता है, अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर हमारे लिए प्रातः स्मरणीय है, सुबह उठते ही हम अंबेडकर का नाम लेते हैं। तो आज फुले और अंबेडकर का विरोध करके उनके आंदोलन को काउंटर करने की नीति नहीं चल रही है, तो फुले अंबेडकर का नाम लेकर ही फुले अंबेडकर के आंदोलन को काउंटर करने की नीति से, इसलिए समय में बदलाव आया। समय में बहुत बदलाव आया, लेकिन बदलाव का ये एक पहलू है। इसलिए जागृति का मतलब है, फुले अंबेडकर से हमें विरासत में क्या मिला है? फुले अंबेडकर से हमें विरासत में लाइन ऑफ थिंकिंग, विचार करने की दिशा मिली, और बहुत कुछ मिला है, लेकिन फुले अंबेडकर ने मुख्य रूप से हमें क्या दिया? तो विचार करने की एक दिशा दी। हम बार बार अपने कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि लाइन ऑफ थिंकिंग को पकड़ो, सोचने की दिशा को पकड़ो, विचार करने की दिशा को पकड़ो। अगर विचार करने की दिशा अगर आपके पास है, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड थिंकिंग, वो विचार करने की दिशा को आप पकड़ो। अगर विचार करने की दिशा आपके पास है, तो आप समय समय पर जो समस्याएं आपके सामने आती है, उस समस्याओं का सामना आप कर सकते हैं। तो फुले और अंबेडकर से हमें विरासत में विचार करने की दिशा मिली है, उनकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन जो हमें मिली। और हमारा समाज जो फुले अंबेडकर का नाम लेता है, हमारे नेता फुले अंबेडकर का नाम लेते हैं, लेकिन फुले अंबेडकर की विचार करने की जो दिशा है, वो दिशा ही उनके पास नहीं है। ये बात वामसे और समाज में जो अलग अलग संगठन चल रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों के चल रहे हैं, बाबा साहब का नाम लेकर चल रहे हैं, उनमें और हमारे में बुनियादी अंतर जो है, वो अंतर यह है कि वो नाम लेने वाले संगठन है, वो पूजा करने वाले संगठन है। हमने उनकी लाइन ऑफ थिंकिंग को, उनकी विचार करने की दिशा को पकड़ा है। तो ये जो विरासत में विचार करने की दिशा है, ये दिशा हमें मिली, इस दिशा को ध्यान में रखते हुए हमें समाज को जागरूक करना है। लेकिन जागृति ये कभी भी भूतकाल का फिनोमिना नहीं होता, जागृति ये वर्तमान का फिनोमिना है। जागृति हमें वर्तमान में करनी पड़ती है। तो वर्तमान में अगर जागृति करना है, ये जो आपके सामने 7 सब्जेक्ट रखे हैं, ये क्यों रखे? और हमारे साथी मोहम्मद मेश्राम ने आपको बताया कि ये 7 सब्जेक्ट रखने के लिए जब हम लोग फील्ड वर्क, जब हम लोग अपना होमवर्क कर रहे थे, मैं और मेश्राम जब हम अपना होमवर्क कर रहे थे, इसका जो ढांचा बना रहे थे कार्यक्रम का, तो 7 सब्जेक्ट आपको रखने के लिए हमने 18 सब्जेक्ट पहले डिजाइन किए। 18 सब्जेक्ट, 18 विषय, 18 सब्जेक्ट हमने पहले डिजाइन किए, और सारे के सारे 18 सब्जेक्ट, 18 विषय, 18 सब्जेक्ट हमने पहले डिजाइन किए, और सारे के सारे 18 सब्जेक्ट ये वर्तमान समय को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। कोई पास की बात नहीं, 1 साल पहले नहीं, 6 महीने पहले की भी बात नहीं थी उसमें, अभी के हालात पर बनाए थे। फिर उसमें से हमने सिलेक्ट किया प्रायोरिटी, और प्रायोरिटी सिलेक्ट करके फिर आपके सामने ये रखा। तो जागृति वर्तमान में की जाती है, लेकिन भविष्य को बनाने के लिए की जाती है। वही लोग आंदोलन चला सकते हैं। आंदोलन चलाने के लिए आपके पास में 3 प्रकार की क्षमताएं होनी चाहिए। एक, अपने भूतकाल की समझ, हमारे बाप दादाओं का समय, हमारे बुजुर्गों का समय,
हमारा भूतकाल की समझ होनी चाहिए, फिर वर्तमान का आकलन होना चाहिए और भविष्य की दृष्टि होनी चाहिए। ये जो भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, ये तीनों कोई अलग अलग बातें नहीं है, ये एक दूसरे से इसका परस्पर संबंध है। अगर वर्तमान का आकलन आप करना चाहते हैं तो आपके पास में भूतकाल की समझ होनी ही चाहिए। अगर भूतकाल की समझ नहीं है तो आप वर्तमान का आकलन नहीं कर सकते, और अगर वर्तमान का आकलन नहीं कर सकते तो भविष्य की दृष्टि ही नहीं आ सकती आपके पास। तो वर्तमान में हमारे सामने जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं जो है, वो समस्याओं का अगर हम आकलन करेंगे तो हमें हमारे भविष्य के लिए कार्यक्रम बनाना होगा। कार्यक्रम हम बना सकेंगे, बनाने के लायक बनेंगे। और वर्तमान समस्याओं का आकलन करने के लिए हमें अपने भूतकाल की बातों को समझना होगा। तो ये से संबंधित विषय है सारे। वही जिस आंदोलन में विचारधारा का विकास होता है, निरंतर विकास होता है, क्योंकि आंदोलन को निरंतर गतिमान रखना पड़ता है, गतिमान। जो लोग आंदोलन को, अपने संगठन को गतिमान बनाकर रख सकते, वही लोग अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो आंदोलन कैसे गतिमान बनाया जाता है, संगठन कैसे गतिमान बनाया जाता है? तो संगठन की जो विचारधारा होती है, वो विचारधारा का विकास करना पड़ता है। देखो, विचारधारा का विकास क्या चीज है, मैं आपको बामसेप का उदाहरण देकर समझाता हूं। जब 1973 में हमने बामसेप की स्थापना की थी, तो आपको पता होगा कि हमने एक कंसेप्ट बनाया 85 वर्सेस 15। मतलब हम लोगों को ये बताते थे, आज भी बता रहे कि हम लोग 85% है और 15% लोग हमारे ऊपर नियंत्रण कर रहे, निर्देश कर रहे। 15% लोगों ने हमें गुलाम बनाया। तो लोग पूछते थे ये 85% कौन है? तो 1973 में हम उनको बताते थे कि जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था की जो शिकार जाती है, बली जाती है, विक्टिम्स ऑफ द सिस्टम, ये इस देश में सिस्टम के जो विक्टिम है, वो सिस्टम के विक्टिमों की तादाद 85% है और सिस्टम के बेनिफिशियरी की तादाद 15% है। तो ये बेनिफिशियरी और विक्टिम्स वर्सेस बेनिफिशियरी, ये 85 और 15 का कंसेप्ट हम लोगों को बता देते। 73 से जब हम 81 से 84 का जो दशक रहा, ये समय में हमने इसी 85 वर्सेस 15 की संकल्पना को गतिमान करने के लिए, अपने संगठन को, अपने आंदोलन को गतिमान बनाने के लिए इस संकल्पना का विकास किया और हमने लोगों के सामने बहुजन समाज की संकल्पना रखी। फिर हमने लोगों को यह कहा कि बहुजन समाज इस देश में 85% है। मतलब ये विक्टिम्स की बात हमने छोड़ी नहीं, लेकिन जो विक्टिम्स है, जो व्यवस्था की शिकार है, वो बहुजन है, वो उनका बहुजन समाज है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक वर्ग, ये बहुजन समाज है 85% का। तो ये बहुजन समाज की संकल्पना हमने लाई। और आज हम लोगों को क्या बता रहे, हम 85% लोग इस देश के मूल निवासी है। आज ये मूल निवासी की संकल्पना है। आज मूल बात वही है, लाइन ऑफ थिंकिंग वही है, 85 वर्सेस 15 की। लेकिन विचारधारा का विकास करना पड़ा, संकल्पना का विकास करना पड़ा। तो वही लोग आंदोलन चला सकते हैं जो लोग इस विचारधारा का विकास कर सकते हैं। तो संगठन चलाने के दो पहलू है, एक विचारधारा, दो पहिए विचारधारा, लेकिन दूसरा पहलू है
वो है ऑर्गेनाइजेशनल टेक्निक, संगठन चलाने का तंत्र। हमारे कैडर्स को, हमारे कार्यकर्ताओं को बाम साहब के विचारों से प्रभावित जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उन सारे लोगों को विचारधारा आज बड़े अच्छे से समझ में आ रही है, बहुत बेहतर रूप से वो समझ रहे हैं। तो विचारधारा का विकास ये उनके ये सारे समझ के दायरे का है, ये समझ आ रहा है, वो इसको ग्रास्प कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आकलन इसका बेहतर है, एप्रिशिएट कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा भी चल रही है, उसका प्रभाव और परिणाम भी देखा जा रहा है, देखा जा सकता है। लेकिन जो संगठन का तंत्र है, उसकी बात, उसके बारे में अगर हम सोचे तो आपको पता चलेगा कि संगठन के विचारधारा के विकास में हम जितने आगे हैं, उतने ही संगठन के तंत्र के विकास में हम उतने ही पीछे हैं। इसके कई कारण होते हैं, कई कारण हो सकते हैं। पहले कुछ साल तक हमने संगठन के तंत्र का विकास करने के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, विचारधारा के ऊपर ही ज्यादा ध्यान दिया। आज भी हमारा सब ज्यादा समय विचारधारा के विकास पर ही लगा जाता है, क्योंकि यह आज समाज की आवश्यकता है। ये हमारे समाज का अपना ओपिनियन बनाने के लिए, पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए, जनमत बनाने के लिए, समाज का मत बनाने के लिए इस बात की जरूरत है। आज भी हमारा ज्यादा ट्रस्ट इसी पर है। लेकिन इसके साथ साथ पिछले 4-5 सालों से हमने संगठन को बनाने की, संगठन को चलाने के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता है, उस तंत्र के निर्माण को लेकर और उस तंत्र के विकास के ऊपर में भी हमने ध्यान दिया। तो विचारधारा तो हमें फुले और आंबेडकर से विरासत में मिली, लेकिन तंत्र, क्योंकि फुले और आंबेडकर के जो संगठन है, वो संगठन आज कार्यरत नहीं है। इसलिए क्योंकि बाम से क्यों बनानी पड़ी हमें एक नया संगठन क्यों बनाना पड़ा? वो नया संगठन हमें इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि फुले और आंबेडकर के जमाने के संगठन आज कार्यरत नहीं, वो खत्म हो गए, इसलिए नया संगठन हमें बनाना पड़ा। तो संगठन जो आज हमने बनाया है, इसका तंत्र हम फुले आंबेडकर से सीखने सीखे। फुले और आंबेडकर ने अपनी विचारधारा लिखित रूप में हम लोगों को दी, लेकिन तंत्र लिखित रूप में नहीं दिया। तो फुले और आंबेडकर की विरासत से हमें संगठन चलाने का तंत्र नहीं मिला, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। तो फिर ये तंत्र अगर नहीं मिला और तंत्र के बगैर संगठन नहीं चलता, तो तंत्र कौन बनाएगा? ये तंत्र का विकास, तंत्र का निर्माण और विकास हमें करना है, हम लोगों को करना होगा। और यहीं पर हमारे साथ धोखेबाजी होती है, क्योंकि जब जब संगठन चलाने के तंत्र के निर्माण के लिए पहल की गई, संगठन चलाने की व्यवस्था बनाने के लिए जब जब पहल की गई, तब तब संगठन में बिखराव आया, टूट हुई, फूट हुई। संगठन की व्यवस्था के विरोध में कार्य करने वाले लोग, या संगठन में व्यवस्था नहीं होनी चाहिए ऐसा दिल में चाहत रखने वाले लोगों ने संगठन में बिखराव लाया। क्योंकि तंत्र का मतलब क्या है? देखिए, तंत्र का मतलब क्या है? तंत्र का मतलब है, तंत्र का विकास होने का मतलब है नियंत्रण और निर्देश। ये आपके सामने 4 सब्जेक्ट हमने रखे हैं संगठन से संबंधित: अनुशासन और नियंत्रण और निर्देश। तो हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोगों की एक बड़ी विशेषता है, खासियत है, वो यह है कि हर बुद्धिजीवी नेता होता है, हर बुद्धिजीवी अपने आप को नेता मानता है। जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है, उतना ज्यादा वो बड़ा नेता होता है। दूसरों की बातें, नेता का मतलब दूसरों की बात ही नहीं सुनने का,
अपनी ही सुनाने का। तो ये बुद्धिजीवी वर्ग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो नियंत्रण और निर्देशन में रहकर काम ही नहीं करना चाहते, अपने अपने दिल से अपने अपने मर्जी के अनुसार चलना चाहते। तो ये जो हमारा चरित्र है, खासकर पढ़े लिखे लोगों का ये जो चरित्र है, इसकी वजह से हमने देखा कि संगठन बनाने के तंत्र का जब हमने तंत्र की बात को लेकर जब हमने पहल की, तब जो लोग तंत्र की महत्व, वो जिन लोगों ने संगठन को तोड़ा, बिखराव किया, ये मत मानिए कि वो लोग बेवकूफ थे या मूर्ख थे, वो होशियार लोग थे। उन्होंने तंत्र की बात को पहचाना, सबसे पहले उन्होंने पकड़ा कि अरे तंत्र अगर बनेगा तो फिर हमारी कैसे चलेगी, इसलिए उन्होंने संगठन में बिखराव लाया, संगठन को तोड़ा। लेकिन इसके बावजूद हम लोग आगे बढ़ते रहे और आज हम निश्चित रूप से संगठन के तंत्र को बनाने में और लागू करने में कुछ हद तक, बहुत ज्यादा हद तक नहीं, कि समाज की जिस तरीके की हमारी योग्यता है, समाज की जिस तरीके की मानसिकता है, उस मानसिकता ध्यान रखते हुए हम लोग काफी बड़े पैमाने पर संगठन में तंत्र लागू करने में आज कामयाब हो गए। तो यहां जो सब्जेक्ट आपके सामने रखे गए थे, ये सब्जेक्ट दो प्रकार के थे, एक विचारधारा से संबंधित, विचारधारा के विकास से संबंधित, और दूसरा तंत्र के विकास से संबंधित। कार्यकर्ताओं ने संगठनात्मक विषयों पर काफी अच्छे अपने विचार दिए, काफी अच्छा प्रतिसाद दिया। उन सारी बातों को हमारे पास वो रिकॉर्डेड है, हम उस पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। जो जिनाइन आपकी सजेशंस है उस पर हम जरूर ये करेंगे, लेकिन जो इन जिनाइन है उसके ऊपर कोई गौर नहीं होगा, ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। आज हमारे समाज में जागृति बढ़ रही है, जागृति बढ़ रही है, जागृति के साथ साथ आंदोलन भी बढ़ रहा है। ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं, 4 दिन से हम आपके सामने बार बार ये बात रट रहे हैं कि आंदोलन बढ़ रहा है, और आंदोलन कितना बढ़ रहा है इसका उसका प्रभाव और परिणाम आज खुद आप देख सकते हैं। जो कहते हैं कि अंधे को जब दिखाई देगा, तो हम तो अंधे नहीं है। आज फुले और आंबेडकरी आंदोलन जो बामसेब के माध्यम से हमने बढ़ाया, उसका प्रभाव और परिणाम आज देश में अंधे को भी दिखाई देने वाला है। तो लेकिन ये जो प्रभाव और परिणाम जो बढ़ रहा है, कल तक लोग रिस्पांस नहीं देते थे किसी भी प्रकार का। जब पहले हमने 1973 में जब हमने ये काम शुरू किया, तो पूना में जब हमने पहला प्रचार का अभियान चलाया, तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि स्थिति इतनी नाजुक थी कि उसके पहले बामसेब संगठन की स्थापना के पहले जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, हम लोग जिस फील्ड में कार्यरत थे, उस फील्ड के माध्यम से जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो हम लोगों को ये कहते थे कि भाई आप लोगों ने अगर तैयार किया है तो बात तो होगी, ऐसा लगता है, लेकिन ये बड़ा नाजुक मामला दिखता है। वो ये कहते थे कि भाई बड़ी मुश्किल से हम लोगों को 2 वक्त की रोटी मिल रही है, कुछ सुख चैन की सांस मिल रही है, तो ये सब क्यों बर्बाद करना चाहते हो? हमारा लोगों ने हमसे सवाल किए। आप आए हैं, अब आपको ना भी नहीं बोला जा सकता, क्योंकि आपके हमारे बहुत नजदीकी ताल्लुकात है, गहरे ताल्लुकात है। इतने दिन तक हम आपके साथ में काम करते रहते, ना भी नहीं बोला जा सकता। लेकिन क्या ये सचमुच हो जाएगा? हो सकता है, नहीं तो फिर हम सब बर्बाद हो जाएंगे। क्यों बर्बाद कराते हो हमको? देखो, लोग ये कहते थे। आज अगर आप बामसेब का नाम लेकर और बामसेब की विचारधारा और उद्देश्य को लेकर आज आप जाते हैं, ये नहीं कहता कि ऐसे लोग अभी समाज में नहीं है, लेकिन फिर भी आज बामसेब के नाम पर प्रतिसाद देने वालों की जो संख्या है वो निरंतर बढ़ रही है, सभी एरिया में बढ़ रही है। ये जागृति का
जो प्रभाव और परिणाम है, प्रभाव और परिणाम आप लोग देख सकते हैं। आज बामसे एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन, एक अनोखा संगठन हमारे समाज में, बहुजन समाज का, के पढ़े लिखे लोगों का एक अनोखा संगठन है। ये बात सभी लोग मानते, चाहे उसके अनोखेपन को वो जानते हो या ना जानते हो, लेकिन वो मानते हैं, इसलिए आपको रिस्पांस मिलता है। तो ये जो सारा फिनोमिना है, जागृति बढ़ रही है, प्रभाव और परिणाम आप लोग देख सकते हैं। दुश्मन घबराया हुआ है। ये सारी बातों से इसका एक और असर हो रहा है, वो ये है कि समाज में जो लोग सक्रिय है, जो सक्रिय दिखाई देते हैं, एक्टिव दिखाई देते हैं, समाज के हित में सक्रिय होना और सक्रिय होना दो अलग अलग बातें हैं। लेकिन जो लोग सक्रिय दिखाई देते हैं, ये सक्रिय दिखाई देने वाले लोगों में उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही है, एस्पिरेशंस बढ़ रही है। और जो एस्पिरेशंस बढ़ रही है, तो एक समाज की एस्पिरेशंस, एक आंदोलन की एस्पिरेशंस, क्योंकि आंदोलन का, किसी भी आंदोलन का जो उद्देश्य होता है, अंतिम उद्देश्य होता है, वो आंदोलन की एस्पिरेशंस होती है। समाज की कुछ अलग एस्पिरेशंस है। आज आप उत्तर प्रदेश में जाकर देखिए क्या फिनोमेना आपको मिलता है। उत्तर प्रदेश के गांवों में, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांवों में अगर आप लोग जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो लोग कल तक वोट देने के लिए नहीं जाते थे, वो आज गांव के पटेल से ये कहते हैं कि भाई मरेंगे, मिटेंगे, मार दो हमें, लेकिन हमारा वोट देने के लिए जाएंगे जरूर। भाई क्यों जाएंगे? हमारा समाज शासन करती जमात बनाना है। तो ये समाज की एस्पिरेशंस जैसे पैदा हो रही है, व्यक्ति की भी एस्पिरेशन पैदा हो रही है। तो आंदोलन की एस्पिरेशंस की पूर्ति करना, समाज की एस्पिरेशंस की पूर्ति करना एक अलग बात है, लेकिन जो हमारी अपनी महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही है, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही है, उसकी पूर्ति करना ये दूसरी अलग बात है। महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आदमी के पास में अव्वल दर्जे की योग्यता लगती है। बगैर योग्यता के हम अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर सकते, एस्पिरेशंस की पूर्ति नहीं की जा सकती। तो एस्पिरेशंस तो बढ़ रही है, लेकिन एस्पिरेशंस की फुलफिलमेंट के लिए जो योग्यता होना चाहिए, वो योग्यता आ नहीं रही है सक्रिय लोगों में। ये किसी भी संगठन के तंत्र का विकास करने में, सब संगठन को आगे बढ़ाने में, संगठन को संगठनात्मक रूप देने में, ये सबसे बड़ी बाधा है। तो मैं ये एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं साथियों, गोलवलकर को किस पत्रकारों ने एक बार सवाल पूछा था कि आरएसएस जो भी काम अपने हाथ में लेती है वो 100% सक्सेसफुल होता है, तो आरएसएस के सफलता का रहस्य क्या है? तो उसने उसका जवाब दिया था, 2 टुक, ज्यादा बड़ा नहीं। उसने कहा था उसके आरएसएस का काम करने वाले जो कार्यकर्ता है, आरएसएस के जो कार्यकर्ता है, उन कार्यकर्ताओं की कॉज के प्रति जो कमिटमेंट है, वो कमिटमेंट आरएसएस के सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। मतलब जो कॉज है, आपके आंदोलन का जो लक्ष्य है, आपके आंदोलन का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य के प्रति समर्पण की भावना, ये आरएसएस के लक्ष्य है। आरएसएस का उद्देश्य ये नैसर्गिक न्याय प्रक्रिया, मैं सामाजिक न्याय की बात नहीं करता जो हमारे राजनीतिक नेता लोग, नैसर्गिक न्याय प्रक्रिया, नेचुरल जस्टिस। आरएसएस का उद्देश्य नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, नेचुरल जस्टिस के अनुरूप नहीं है, नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि 3% लोग 97% लोगों पर नियंत्रण करे, उन पर राज करे, उनका शोषण करे, उनको गुलाम बनाए, ये कोई नेचुरल जस्टिस नहीं है, ये नेचुरली जस्टिफाइड कोई बात नहीं है। लेकिन
जो समर्पण की भावना, ये उनका जो उद्देश्य है, इस उद्देश्य के प्रति उनके कार्यकर्ताओं ने जो समर्पण किया, जो समर्पण करते हैं, अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं। ये मैं धुलिया जिले की बात बताता हूं, आपके गुजरात के पड़ोस में लगा हुआ है। बहुत पहले मैं जब वहां एक बार फील्ड वर्क के लिए गया था, तो शहादा, हमारे एक साथी आए हुए इधर, गायकवाड़ शायद गए अभी, तो शहादा में एक, शहादा आदिवासी इलाका है, उस आदिवासी इलाके में एक मीटिंग हमारे कार्यकर्ताओं ने लगाई थी। मैं वहां उस मीटिंग के लिए गया था। मीटिंग खत्म होने के बाद में हमें शहादा से धुलिया जाना था, तो हम बस स्टैंड पर आए रात को। तो जो आखिरी बस है, वो आखिरी बस निकल गई थी शहादा से धुलिया जाने वाली। तो हम जरा सोच रहे थे कि कैसे जाए, क्या जाए, क्या किया जाए। इतने में एक लड़का, यंग लड़का, बहुत दिखने में सुंदर, खूबसूरत, होशियार, देखते ही आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि ये ब्राह्मण होगा, लेकिन कुर्ता पैजामा पहने और कंधे पर एक झोला लटकाए हुए, पहले शबनम बैग लटकाए हुए, जरा जल्दबाजी में आया। बस स्टैंड पर मैं और मेरा साथी, हम दो लोगों को देखकर उसने ये पूछा कि क्या वो धुलिया जाने वाली आखिरी बस निकल गई? तो हमने उसको कहा, हाँ भाई निकल तो निकल गई, हम भी उसी को पकड़ने के लिए आए थे। तो वो फिर खड़ा रहा, कभी क्या किया जाए। तो उसके साथ बातचीत हुई। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उसने बताया कि मेरा ये नाम है। भी क्या करते हो? मैं आरएसएस का कार्य करता हूँ, फुल टाइमर हूं। तो उसको मैंने पूछा कि भाई क्या क्वालिफिकेशन है आपका? तो उसने कहा कि बंबई के आईआईटी से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी से मैंने फर्स्ट क्लास में एमटेक किया है। तो आईआईटी से जो बीटेक करता है, वही आदमी एक बहुत बड़ा आदमी बन जाता है हमारे समाज, देश में। वो एमटेक किया, फर्स्ट क्लास में एमटेक किया। तो मैंने कहा भी तो इधर क्यों? वो कहता मैंने अपनी लाइफ, जिंदगी को आरएसएस के लिए डिवोट किया, समर्पित कर दी है। तो जो आदमी 50,000 रुपया तनख्वाह लेकर सुख और चैन से और लग्जूरियस लाइफ लीड करना चाहिए, वो जंगलों में घूम रहा है आरएसएस के कॉज को लेकर। ये है समर्पण की भावना। हमारे पास कितने लोग हैं? तो कॉज के प्रति समर्पण की जो भावना है, ये समर्पण की भावना से ही, भावना जो है, ये भावना होना बहुत जरूरी है। आज जो कुछ हम लोग थोड़ा बहुत कर पाए, बहुत लोग ये कहते हैं हमारे समाज के संगठन चलाने वाले लोग कि हमको लोग पैसा नहीं देते। ये बामसेब वालों को कैसे पैसा देते हैं समझ में नहीं आता। हमारे जेब में एक पैसा नहीं होता, लेकिन लाखों रुपए की हमारे पास में स्कीमें होती है। हम पैसा जेब में रखते नहीं, लेकिन लाख रुपए की योजना बनाते, लाख रुपया जमा हो जाता है, लाख रुपया खर्च हो जाता है, हम हमारे जेब खाली के खाली रहते हैं। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता है। ये जो कुछ हम लोग आज तक कर सके, यहां तक बामसेब को ला सके, ये कुछ लोगों के समर्पण की भावना की वजह से। ये समर्पण की भावना हमें बढ़ाना होगा। समर्पण की भावना ये कोई शिक्षा से नहीं बढ़ती, ट्रेनिंग से नहीं। कमिटमेंट का, समर्पण का ट्रेनिंग नहीं दिया जा सकता। समर्पण ये एक चेतना है, ये स्पिरिट है। ये स्पिरिट ये अनुकरण से दिया जाता है। बाबा साहब ने, औरंगाबाद में एक प्राध्यापक था, बाबा साहब के कॉलेज में, मिलिंद कॉलेज में पढ़ाने वाला एक प्राध्यापक, मिश्रा ये उदाहरण बताते। हमारे बामसेब का एक वर्कर उसके पास चंदा मांगने के लिए गया, तो उसने उसको कहा, अरे ये क्या फालतू बात लेकर आए हो मेरे पास में, ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो उसने बोला, साहब क्यों नहीं करने की जरूरत? अरे ये काय को करने की जरूरत है? देखो, मैं अपने फैमिली को, अपने परिवार को सुधारूं, तुम अपने परिवार को सुधारे, वो आदमी अपने परिवार को, अगर हर आदमी अपने अपने परिवार को सुधारे तो बाबा साहब का सपना पूरा हो जाएगा। कोई है बाकी दूसरा कोई सोशल वर्क वगैरह करने की जरूरत नहीं है। वो लड़का मायूस होकर मेश्राम को मिला। मेश्राम तो वो पलाने जो प्रोफेसर साहब है वो ऐसा कह रहे, उसने कहा चल मुझे लेके चल।
वो मेश्राम उसके पास गए, तो मेश्राम को भी उसने यही बोला। तो उसने मेश्राम ने उसको क्या कहा, एक छोटा सा बात, छोटी सी कि भाई अगर बाबा साहब ने अपने परिवार को सुधारने की बात सोची होती तो आप कहां होते? तो आप गांव में डंगरों के पीछे डंगर चराते हुए घूमते होते, इधर कॉलेज में प्राध्यापक नहीं बनते। तो उसने फटाक से, तो हमें अपने बीच में समर्पण की भावना का विकास करना होगा, और ये समर्पण की भावना का विकास, ये सेल्फ डेवलपमेंट की बात है। हमारे अपने सेल्फ को हमें डेवलप करना होगा। ये कोई आपको सिखाया नहीं जा सकता। ये इनिशिएशन, ये इमिटेशन का प्रकार है, अनुकरण का। ये अनुकरण आपको हमारे पुरखों का, हमारे पुरखों ने जो समय पर जो समर्पण किया, फुले का समर्पण कितना बड़ा है। फुले एक धनी परिवार में पैदा हो गए थे। उनके पिताजी पेशवाओं के पास राज माली थे, राजा के माली थे, पेशवाओं के राजमाली थे। लेकिन फुले जब मर गए तो फुले को दफनाने के लिए पैसा नहीं था। फुले बहुत ही गरीब अवस्था में मर गए, इतना बड़ा महान पुरुष। तो ये जो समर्पण, उन्होंने अपना सब कुछ समर्पण किया। ये समर्पण की भावना का ये इमिटेशन होना जरूरी है। ये अब हम लोगों ने अपने अपने स्तर पर, मैंने ये कहता कि हर आदमी अपना सब कुछ लगाए, हर आदमी अपना सब कुछ नहीं लगा सकता, लेकिन लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो लगाना ही पड़ेगा। हम सब लोगों को लगाना पड़ेगा, आपको भी लगाना पड़ेगा, सबको लगाना पड़ा। कितना लगा सकते हो, किस वक्त कितना लगा सकते हो, ये आप लोग खुद तय करो। लेकिन ये लगाए बगैर ये आंदोलन बढ़ने वाला नहीं है। साथियों, एक अंत में एक बात कहकर मैं बात हुआ, बामसेब की एक बहुत हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बामसेब भी एकमात्र संगठन है जो इस आंदोलन की ऐतिहासिक जिम्मेदारी का को निभाने का बीड़ा उठाया है। हमने देश में ऐसा कोई दूसरा संगठन नहीं है। मैं ये बामसेब की बड़ेपन को साबित करने के लिए नहीं बता रहा हूं, आपके सामने जो जिम्मेदारी है हमारी, उस जिम्मेदारी को रखने के लिए बता रहा हूं कि हमारी बहुत हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ही ऐतिहासिक जिम्मेदारी है। अगर इस ऐतिहासिक जिम्मेदारी से हम मुकर गए तो समाज में दूसरा कोई आंदोलन चलेगा नहीं, कोई विश्वास ब्राह्मणवादी लोग पलट देंगे। इस बात को आपको समझना होगा। इसलिए ये हिस्टोरिकल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारी, ऐतिहासिक जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी को हमें हर हालत में उठाना होगा, हर हालत में आगे बढ़ाना होगा। और ये हम आगे बढ़ाएंगे बनिस्बत हम लोग कॉज के प्रति समर्पण की भावना रखें। कॉज के सामने बाकी सारी बातें गौण है, सेकेंडरी है, छोटी है। कॉज बड़ा है। ये कॉज जो बड़ा है, इसको पूरा करने के लिए हम सब लोगों को बड़ा बनने की जरूरत है। वो बड़ा बने, बड़ा हम बनने की कोशिश कर रहे। आज जितना बड़ा बने उससे ज्यादा बड़ा बनने की हम कोशिश करें। यही आज के इस बामसेब के 15वें राष्ट्रीय दिन का जो समर्पण सत्र, जो सत्र है, जो समापन सत्र है, समापन सत्र में मैं अपने कार्यकर्ताओं को यही दिशा निर्देश, यही आदेश माने, दिशा निर्देश माने, मार्गदर्शन माने, जो भी आप माने, यही बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। और यही मैं दिशा निर्देश, मार्गदर्शन आप लोगों को करना चाहता हूं। बस इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। ठीक 6 बजे